अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, ये आमतौर पर देखा गया है कि रियासती मलकियती अरबों खरबों रुपए की जो इमलाक हैं, जिनमें अराज़ी है, ज़रई गैर ज़रई अराज़ी, इसके साथ साथ हुकूमती मलकियती प्लाट्स हैं, प्लाजे हैं, दुकानें हैं, मुख्तलिफ जो जायदादें हैं हुकूमत की, उन पर यह देखा गया है कि आम तौर पर गैर कानूनी तौर पर कुछ बासर अफराद की जानिब से कब्ज़ा कर लिया जाता है। नाज़रीन, ये जो कब्ज़ा माफिया होता है जो कि सरकारी अराज़ी या सरकारी मलकियती तमाम तर जो इमलाक है उस पर कब्ज़ा करता है, ये इंतहाई बासर होता है। इसके बारे में ये भी देखा गया है कि मुबैना तौर पर कुछ सरकारी एहलकारों और अफसरान की भी मिली भगत होती है, जिसकी वजह से ये जो बासर अफराद हैं जो कि अरबों खरबों रुपए की सरकारी अराज़ी पर काबज़ हो जाते हैं, ये सरकारी मुलाजमीन की मिली भगत से हुक्म इम्तनाई हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कब्ज़ा तादेर रहता है। और आमतौर पर सरकारी महकमों की जानिब से भी ये जो हुक्म इम्तनाई है इसको खारिज करवाने के लिए उस तरह से कोशिशें नहीं की जाती जिस तरह से ये की जानी चाहिए, जिसकी वजह से ये बासर जो कब्ज़ा माफिया है और इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी मिली भगत की वजह से हुकूमत को, रियासत को उसकी मलकियती अरबों खरबों रुपए की इमलाक से महरूम भी किया जाता है और उसकी आमदन जो है वो भी हड़प कर ली जाती है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे सरकारी अराज़ी पर काबज़ नाजायज़ काबज़ीन के हवाले से, और इस सिलसिले में ये कब्ज़ा किस तरह से किया जाता है, वो क्या तरीक़ेकार होता है जिसकी वजह से रियासत को उसकी मलकियती जो इमलाक है जिसकी मालियत बहुत ख़तीर रकम में बनती है उससे महरूम कर दिया जाता है, और इसके साथ साथ हुकूमती महकमों की क्या कार्रवाई होती है। हम बात करेंगे निजी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से, क्योंकि ये आमतौर पर देखा गया है कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ ही होती हैं जो कि आम जो बेघर अफराद हैं, एक आम जो मतवस्त तबके का शहरी है नाज़रीन, उसकी ये पूरी उम्र की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बीवी बच्चों को एक छत फराहम कर दे, कि अपना घर फराहम कर दे, और पूरी उम्र वो पेट काटता है और अपने अहले खाना का, जिसके बाद वो इस काबिल होता है किसी निजी हाउसिंग सोसाइटी में वो कोई प्लाट ले सके, और उसके बाद यही निजी हाउसिंग सोसाइटी के जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के जो मालकान होते हैं वो उस शहरी को, उस गरीब आदमी को उसकी पूरी उम्र की जो जमा पूंजी है उससे महरूम कर देते हैं। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे कि निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, और इस सिलसिले में हुकूमती जो महकमे और इदारे हैं उनका किरदार क्या है, कि इसमें नई किसी कानून साजी की ज़रूरत है या पहले से कानून ही मौसर है और उसके ऊपर सिर्फ सख्ती से अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है। हम बात करेंगे आम शहरियों से भी, इसके साथ साथ हुकूमती मलकियती जो मार्केट्स और प्लाजे हैं वहाँ पर जो लोग काबिज हो जाते हैं और एक एक जो दुकान या एक एक जो प्लाजा है वो मुख्तलिफ हाथों में सिर्फ और सिर्फ एक स्टाम्प पेपर पर फ़रोख्त होता रहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुकूमती महकमों की जानिब से जो है उसमें क्या मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इस पर बात करेंगे। इसके बारे में शहरी क्या कहते हैं, इसके बारे में पब्लिक की आवाज़ क्या है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अवामिल क्या हैं। आपका नाम क्या है? जी, राना वकार मेरा नाम है। राना वकार साहब, अब ये बता दीजिएगा, हुकूमती मलकियती जो अराज़ी होती है, वो ज़रई हो, वो गैर ज़रई अराज़ी हो, इसके साथ साथ हुकूमती मलकियती प्लाजे हैं, मार्केटें हैं, दुकानें हैं, उन पर कब्ज़ा देखा गया, आप किसको ज़िम्मेदार इसका समझिए? इसका ज़िम्मेदार जी ये पूरा एक माफिया है, और ये माफिया एक ताकतवर माफिया है, ये आम बंदे का तो काम नहीं है, और ये सारे सरकारी गैर सरकारी इदारों की मिली भगत से सारे मामलात होते हैं, और इसमें नुकसान होता है आम आवाम का, कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा करके अपनी प्रॉपर्टी बनाई होती है और बाद में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर नहीं है। कुछ मामला ऐसे भी देखने में आते हैं कि मेरे अजीज़ के साथ ऐसे हुआ कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स एलडीए से भी क्लियर थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो ज़मीन तो एलडीए की है ही नहीं, वो उनके जाली पेपर्स तैयार करके उनको मकान बेचा गया। अब इसमें कसूर किसका है? उन इदारों का जिन्होंने वो सर्टिफिकेट्स जारी किए, या उस बंदे का जिसने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी बेच कर तो अपने बच्चों के लिए वो छोटा सा आशियाना बनाया। हमारे मुल्क में सिस्टम ये कि आप जिस मुल्क में पुलिस की चौकियाँ बिक जाएँ, जिस मुल्क में पुलिस की चौकियाँ बेच और वो खुद पुलिस वाले ही बेच दें, तो उस मुल्क में ये ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, और सरकारी हो गैर सरकारी हो,
किसी आम आवाम की हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर दूसरे मामला सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे मुल्क में ये जो फाइल सिस्टम है सोसाइटीज़ का, सोसाइटी 20 हज़ारों 2-2 हज़ार फाइल भेज देती हैं, उनके पास ज़मीन होती नहीं है। लोग बेचारे आंखें बंद करके ज़मीनें खरीद लेते हैं, उनकी किस्तें भरते रहते हैं, सारे मामला करते रहते हैं। जब वो सारी किस्तें भर के लुट चुके होते हैं तो उनको पता चलता है ये तो ज़मीन रजिस्टर्ड ही नहीं है, और इन्होंने भी ज़मीन सोसाइटी ने ख़रीदी नहीं हुई। सोसाइटी 2000 प्लॉट बेच देती है और बाद में पता चलता है कि उनके पास तो प्लॉट ही 200-300 हैं, बाकी ज़मीन अभी उन्होंने लेनी है। फिर वो लोग धक्के खाते हैं मारे मारे अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी को बचाने के लिए। तो ये मामला ऐसे ही, ये बगैर मिली भगत के ये पॉसिबल नहीं है, और ये आम बंदा तो ये सोच नहीं सकता। आप किसी की दुकान के आगे 2 मिनट गाड़ी खड़ी करते हो, कहता भाई किधर आए हो, गाड़ी यहाँ से हटाओ। तो किसी की जगह पर कब्जा करना कौन सा कोई छोटा काम है? ये इन सब लोगों की मिली भगत से सारा कुछ होता है, और इसको हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए इसके ख़िलाफ़, और इसके ख़िलाफ़ एक मौसर कानून साजी करनी चाहिए जो इसको शॉर्ट पीरियड में समूह के इसको सारे मामले को हल करे। अगर कोई शिकायत करे, और ख़ास तौर पे ये मामला ओवरसीज़ के साथ बड़ा होता है, इन लोगों की नज़र होती है उस प्लॉट पर, उस कीमती प्लॉट पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के होते हैं, उस पर कब्ज़ा करना भी इनको आसान। फिर जो सरकारी ज़मीन काफ़ी देर से पड़ी होती है, वो कीमती होती है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज कब्ज़ा करते हैं। एक प्लॉट बना लिया, 2 बना लिया, फिर उस पर बैठ जाते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये बग़ैर मिली भगत से ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हुकूमत को इसके बारे में सख्त कानून साजी करनी चाहिए और हुकूमती रिट नज़र आनी चाहिए, ताकि हर बंदा महफूज हो, हर बंदा सिक्योर हो, और हर बंदे को ये पता हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी की कमाई सारा कुछ बना के अगर बच्चों का कोई आशाना बनाया तो मैं महफूज हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे बाकी मामला होंगे। अगर मुझे कोई शिकायत होगी तो शिकायत जिस इदारे को करूँगा वो मेरी शिकायत सुनेंगे, मुझे कोई मसला नहीं होगा। इसलिए हुकूमत को इसके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा मसला है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राव अरसलान है। राव अरसलान साहब, आप ये बता दीजिएगा, हुकूमती मलकियती जो अराज़ी होती है, ज़मीन होती है, वो ज़रई हो या गैर ज़रई हो, हुकूमती मलकियती दुकानें होती हैं, इसके साथ साथ प्लाजा होते हैं, वहाँ पर कब्ज़ा हो जाता है, किसका ज़िम्मेदार, कौन इसका ज़िम्मेदार आपकी नज़र में है? सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा, जो सबसे पहले मैं जिसकी तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ वो मैं उस कब्ज़ा ग्रुप और माफिया की तरफ करना चाहता हूँ, जो कि एक कण टूटे उस दौर के होते हैं, ठीक है ना। और पहले वो किसी मोहल्ले में, मोहल्ले के बाद फिर शहर में, और शहर के बाद वो सूबे के बदमाश बन जाते हैं, फिर वो सेनेट में जाते हैं और सेनेट में जाके इस तरीके से कॉपियाँ बजट की फेंकते हैं। तो पहले ही बात कि वो किसी ने कहा था कि हमें बेहतरीन माएँ अगर हों तो बेहतरीन औलाद हो, तो मैं अपनी आवाम को कसूरवार ठहराऊंगा कि वो किस तरीके से किसी गरीब के घर पे कब्ज़ा होने देते हैं, किस तरीके से कब्र के ऊपर कब्र बनने देते हैं, किस तरीके से अपने बरामदे सड़कों तक ले आते हैं कि लोगों का रास्ता रुक जाता है। अब ये आबिद मार्केट में आप खड़े हुए हैं, इधर ही देखें 10 से 15 साल हो गए यहाँ पे ये गली खुली, कुछ वकील थे इसको खुलवाने के लिए, कुछ वकील थे ये रास्ता बंद करवाने के लिए, कि यहाँ पर एक दुकान का किराया जो है 1.5 से 2 लाख रुपये है। क्या 1.5-2 लाख रुपया हुकूमत के इल्म में है, नोटिस में है? नहीं है, ठीक है ना। चीज़ों के रेट भी उसी तरीके से बढ़ जाते हैं। जब हमारी आवाम इनफरादी तौर पे खुद से ठीक नहीं होगी तो कोई भी आके कब्ज़ा बाहर के मुल्क से भी कर सकता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान की तरफ से है, चाहे अमेरिका की तरफ से है, चाहे हमारे बॉर्डर पकड़े, चाहे कुछ भी पकड़े। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद जो अब इस दौर के अंदर हो रहा है कि इमरान खान और बाकी हुकूमत कर रही है कि उसने एप्लीकेशन बना दी है कि आप फ़ौरन से रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट तो कर दें, लेकिन वो जैसे भाई ने मेरे अभी जिक्र कर रहा था, मैं सुन रहा था कि हमें कोई ना कोई इस तरीके से जल्दबाजी के अंदर कोई ऐसा इकदाम करना चाहिए, ऐसा नोटिस हुकूमत को लेना चाहिए कि वो कब्ज़े छुड़वाए। कब्ज़ा छुड़वाएगी तो गरीब से छुड़वाएगी, छुड़वा तो देगी, लेकिन जमा पूंजी जो 10 पुश्तों से बिकता आ रही है वो जगह, लेकिन उसको क्या पता ये सरकारी अराज़ी है या कि गैर कानूनी है या कानूनी है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए जो पहला बंदा उसको बेच के इतना अमीर हो गया और V8 के ऊपर या फिर बड़ी गाड़ियों के ऊपर फिर रहा है, सबसे पहले उसको टारगेट करना चाहिए, उसकी नस्लों को पूछना चाहिए उसके पास कहाँ से ये पैसा आया। जब उससे पकड़ेंगे तो फिर उससे जो पैसा बनेगा वो उन 10 बंदों में तकसीम करना चाहिए। हाँ, उसकी बात ये वाली भी ठीक थी कि NOC कैसे देती हैं। अब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का मुलाजिम बैठा होता है वो अपने दौर के अंदर अपनी रिटायरमेंट से 1-2 साल पहले ये वाला किस्सा करके जाता है कि हाँ अगले साल मैंने रिटायर्ड हो जाना है, अब मैं इसको आगे बेच दूं या बिकवा दूं या कब्ज़ा करवा दूं। जब वो गवर्नमेंट का बंदा कब्ज़ा करवाता है, वो कब्ज़ा करवाने के बाद वो आगे 10 हाथ बिकती है। सबसे पहले उन बंदों को पकड़ना चाहिए, उन बंदों की प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहिए, उन बंदों की वेल्थ को देखना चाहिए, दौलत को देखना चाहिए कि गरीब का बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा कहीं दाखिला नहीं ले सकता तो बाकी कैसे दाखिला ले, वो उसका बच्चा कैसे मेडिकल बन गया, US से चला गया, UK चला गया, कनाडा चला गया, उसके लिए बाकायदा पैसे चाहिए तो उनके पास कहाँ से पैसा आ गया।
तो हमें ये देखना चाहिए कि हक लाल का सबको बराबर का तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा। इस दौर के अंदर काफ़ी सारे मामलात अच्छे हो भी रहे हैं और बुरे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक अंसर आपके जिस्म में बीमारी की तरह उतरता है तो वो आप एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। आप अपनी गवर्नमेंट को एकदम से ठीक नहीं कर सकते, आप अपनी किसी भी चीज़ को नहीं ठीक कर सकते। आप बाकी ये कैंट के अलावा देख लें, प्रॉपर्टी कैंट के अंदर इतने कब्जे क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रॉपर डिसिप्लिन है, ठीक है। इधर डिसिप्लिन नहीं है। आप ये मार्केट देखें, यहाँ पे कुछ सालों पहले निशान लगाए गए थे, ये बरामदे आगे बढ़ गए, फिर ये सड़क बनी। ऐसे काफ़ी जगह पे आप देखें, मेट्रो वाली साइड पे कितनी अराजी को पीछे किया गया, लेकिन पीछे करते हुए किसी को जो गरीब बंदा से 2 रुपये दिए, जो अमीर बंदा था जिसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, उसे करोड़ों में वेल्थ मिली है। आप रिंग रोड वाली साइड पे चले जाएं, आपकी जब रिंग रोड बनी तो कितने लोगों को, बरकी डियारा वाली साइड पे कितने लोगों को पैसे मिले। ऐसे ही जो बंदा आज के दौर में जमा पूंजी अपनी कहीं से रिटायर्ड हुआ, बिज़नेस किया, कुछ किया, उसके लिए कोई ना कोई पहले इक़दाम करना चाहिए। उसके लिए पहले उसका प्रॉपर्टी का और बाकी चीज़ों का मामला करना चाहिए, उसके बाद फिर हमें बाकी इक़दाम करना चाहिए। सबसे पहले बंदे को पकड़ें, देन आप इस प्रॉपर्टी को खाली करवाएं। मैं चाहूँगा कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं, पहले उसको ये देखें कि आप उसके लिए क्या दे रहे हैं। उसने पैसे की एवज़ ली है। अब कराची के अंदर रेलवे लाइनों के साथ गवर्नमेंट अराजी थी, उसको खाली करवाया, खाली करवा के उस बुज़ुर्ग की सफ़ेद दाढ़ी वाले की कि मेरे पास सिर्फ यही था, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। आप देखें 1977 में, 88 में, 82 में जब भी वो प्रॉपर्टी बिकी तो वो बिक कैसे गई? उस दौर के मुलाजिम को पकड़ें कि उसने इजाज़त कैसे दे दी। अगर वो गवर्नमेंट मुलाजिम था, उसको बैठने की इतनी देर इजाज़त क्यों दी? क्या गवर्नमेंट ने उसको फाइनेंशियली फ़ंड दिए कि वो अपना कहीं और घर बना सके? क्या वो रिश्वतें दे के बैठता रहा? पहले हमें पहली फाइलें पटवारी सिस्टम जो फ़र्द सिस्टम है, उससे हमारा सारा गो थ्रू हो सकता है कि किस जगह पे जाके ये हैंकी बैंकी हुई है, उसके बाद से फिर आगे चलना चाहिए। नाज़रीन, अपना घर बनाना हर एक शहरी का एक ऐसा ख्वाब होता है जिसकी तकमील के लिए वो पूरी उम्र कोशिश करता रहता है। अपना और अपने बीवी बच्चों का वो पेट काटता है और उसकी ये कोशिश होती है कि वो अपना घर बनाए और अपनी जन्नत बसाए जहाँ पर वो अपने बीवी बच्चों को लेकर रह सके। और इसके लिए आम तौर पर जो मतवस्त तबका जिसकी अक्सरियत है हमारे मुल्क में, वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में कोई प्लॉट बुक करवाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कॉन्सिक्वेंटली बाद में जाकर ये पता चलता है ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ये इलीगल है, या जितने प्लाट फ़रोख्त कर दिए गए उस हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से उतनी अराजी ही उस हाउसिंग सोसाइटी के पास मौजूद नहीं थी। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया जाता है प्राइवेट अफराद की जानिब से, और उसके बाद एक केसेस का लामुतनाही सिलसिला चलता रहता है जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो पिसता है। और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इदारे तो हैं जो कि अपने अपने फोरम्स के तहत काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें पंजाब के इंसदाद बदउनवानी के सुप्रीम इदारे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की, तो इस सिलसिले में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से सूबे भर में क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जमान एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब वकार अजीम जप्पा। हम उनसे बात करते हैं। जप्पा साहब, आप ये बता दीजिएगा पूरे पंजाब में आपके इदारे की जानिब से जो है इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें जिस तरह आप अभी बता रहे थे कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जब अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी करके, तो वो उसका ये ख्वाब होता है कि उसका अपना आशियाना हो, उसके बच्चों के लिए रहने की छत हो, तो वो इन लोगों के हत्थे चढ़ जाता है, ये जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी माफिया है। और ये कुछ छोटा माफिया नहीं है, ये बहुत बड़े लोग हैं और बड़े पावरफुल लोग हैं। आपको अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात बताऊं तो 886 के लगभग जो है हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ लाहौर डिवीज़न के अंदर हैं, और उनमें से मेजॉरिटी जो है वो इलीगल हैं या अनअप्रूव्ड हैं, या और कुछ 300 के लगभग जो हैं वो उसके अंडर प्रोसेस हैं। अब ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मसला है, जब क्योंकि डेवलपर जो है वो आया, उसने वहाँ पे डेवलप कर दिया, लोगों ने वहाँ पे अपनी जमा पूंजी दे दी और अपने वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिए, तो आप उनको इस तरह निकाल भी नहीं सकते हैं और आपने अब इनके खिलाफ एक्शन भी लेना है। तो उसके ऊपर जो है वो मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने इसको टेकअप किया मामले को, और उन्होंने DG एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौर नफीस साहब के ज़िम्मे ये लगाया कि आप जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट दें। तो हमने कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लाइंस में एक रिपोर्ट मुरतब की और वो हमने उनको दी, और उसमें हमने बताया कि कितनी जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं वो इलीगल हैं। अब यहाँ तक बात ये है कि जी, और उसके ऊपर फिर कोर्ट ने डेफिनेटली एक जो है वो कमीशन बना दिया, एक कमीशन टू रेगुलराइज द इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़, क्योंकि मामला जो है वो बहुत फैला हुआ और कॉम्प्लिकेटेड था।
अब ये एक रिलीफ तो आप कह लें जी कि एक अब फोरम मिल गया लोगों को कि वो वहाँ पे जाके अपने ग्रीवेंसेस बताएं और वो वहाँ पे उनका मामला हल हो जाएगा। अब जहाँ तक ये बात है जी कि एंटी करप्शन ने कितने इलीगल सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन किया, उसमें मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि तकरीबन कोई 15 के लगभग जो है पंजाब भर में इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ थी जिनके ऊपर हमें डीसीज़ ने रेफरेंसेस भेजे और उसके ऊपर हमने उनको एक्शन किया, क्रैकडाउन किया, लोगों को पकड़ा। और उसमें मेजर जो वायलेशंस थी जी वो यही थी कि उन्होंने चूँकि सरकारी जो महसूलात हैं, जो फ़ीसें हैं या लेआउट है, उसका मसला था, फ़ी विजन थी। और जो सबसे बड़ी खौफनाक बात है वो ये है कि कोई 1964-65 मिलियन की जो है वो हज़ारों एकड़ सरकारी ज़मीन जो थी वो इंक्रोच हुई थी। तो अब चूँकि जब सरकारी महकमों की ज़मीन के ऊपर आप इंक्रोचमेंट करते हैं, उसके ऊपर कब्ज़ा करते हैं, तो वहाँ पे एंटी करप्शन का जो है वो रोल आता है और हमने उसको कानून के दायरे में रहकर उस मामले को टेकअप किया। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वकार अजीम जप्पा जो कि तर्जमान हैं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के। उनका ये कहना था कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से अदालती आलिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान इस सिलसिले में केस की समाअत कर रहे हैं और अदालती हुक्म पर अब एक कमीशन भी तश्कील दे दिया गया है जो जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये बताया गया है तर्जमान ACE पंजाब की जानिब से अब कि वो तमाम जो मुतासरा लोग हैं उनको एक फ़ोरम दस्तियाब हो गया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पूरे पंजाब में 15 के लगभग ऐसी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतल्लिका जो इजला हैं उनके डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से रेफरेंसेस भिजवाए गए जिसके तहत मुकदमात का इंदराज किया गया और जो है इस सिलसिले में इलीगल गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ वकार अजीम जप्पा का ये भी कहना था कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब जो है वो सूबे भर में जो करप्ट अनासर हैं उनके खिलाफ निबड़ने के लिए तमाम तर जो है वसाइल को बरोकार लाए हुए है। नाज़रीन, हमें ये जानने की ज़रूरत है ये कौन अफराद हैं, ये कौन लोग हैं जो रियासती मलकियती अरबों खरबों रुपए की राजी पर काबिज़ हो जाते हैं और बड़े ही सुकून से काबिज़ भी रहते हैं। हालांकि हुकूमती महकमे इदारे मौजूद हैं, इंतज़ामी अफसरान बहुत बड़ा अज़्म लिए हुए हैं कि ये तमाम तर जो रियासती मलकियती इमलाक है उसको खाली करा जाए। उसके बावजूद साल हा साल तक ये उस रियासती जो इमलाक है उससे समरात कशीद करते रहते हैं। ये बहुत तगड़े जो कब्ज़ा माफिया हैं और ये सरकारी इमलाक पर काबिज़ लोग हैं। इस सिलसिले में क्या नई कानून साजी की ज़रूरत है कि हुकूमती इमलाक को की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और उसके तमाम तर जो समरात हैं वो रियासत को मिलने चाहिए, वो हुकूमत और वो हमारे मुल्क को मिलने चाहिए, ना कि कुछ अफराद को। इस सिलसिले में कानून क्या कहता है, क्या पहले से मौसर कानून मौजूद है और उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है या नई कानून साजी इस सिलसिले में जो है बहुत ज़रूरी है? क्या इस सिलसिले में सरकारी जो मुलाजमीन हैं जिनकी मुबैना तौर पर मिली भगत से ये बासर अफराद सरकारी इमलाक पर काबिज़ होते हैं उनका कड़ा एहतसाब करना ज़रूरी है? इस सिलसिले में हम कानूनी राय लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस सिलसिले में कानून क्या कहता है। नाज़रीन, आमतौर पर देखा गया है कि कुछ कब्ज़ा माफिया की जानिब से सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हुकूमती जो इदारे हैं वो कोई फ्लैट्स या दफातर बनाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ लोग काबिज़ हो जाते हैं और उसके बाद वही जो जगह है वो कई हाथ बिकती है। तो जो उसका आखिरी ख़रीदार होता है जिसने मार्केट रेट के मुताबिक नहीं लेकिन कुछ कम रकम अदा की होती है वो ख़ुद को अपना उस जगह का कानूनी जो है वो मालिक समझता है, लेकिन अगर कानून की ही बात की जाए तो वो असल में मालिक नहीं होता, वो काबिज़ होता है, वो गासिब होता है। इसके साथ साथ निजी हाउसिंग जो सोसाइटीज़ हैं उनकी जानिब से भी आम शहरियों के साथ जो है फ्रॉड के हवाले से भी बहुत सी शिकायत सामने आती है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान नदीम अहमद शेख। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। नदीम अहमद शेख साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये देखा गया है कि अगर स्टेट लैंड की बात की जाए जिसके बारे में अगर तफसील देखें तो पाकिस्तान रेलवे की एकड़ों पर जगह है जिस पर मुख्तलिफ निजी अफराद की जानिब से कब्जा किया गया है। इसके साथ साथ अगर हुकूमत की बात करें, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक जो LDA है उसकी मलकियती बहुत सी इमारात हैं, मार्केट्स हैं, प्लाजे हैं,
प्लॉट हैं मुख्तलिफ जहां पर आम शहरियों की जानिब से कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। अब इसमें जिम्मेदार किसको समझते हैं और इसका सद्भाव किस तरह से किया जा सकता है? शुक्रिया। बात यह है कि हमारा जो मिजाज है इलीगल एक्टिविटीज़ में, उसमें हम खुद ही रूम क्रिएट करते हैं। देखिए, जो भी चीज़, जो भी सरकारी चीज़ कोई किसी से ख़रीदता है तो उसको पता होता है कि टाइटल डॉक्यूमेंट मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं होना। तो हमने एक टर्मिनोलॉजी ईजाद कर ली, खुद से ईजाद कर ली। लॉ में ये कोई टर्मिनोलॉजी कि जी ये एफिडेविट पे बिकती है, अकेला पोजीशन बिकता है। और बहुत सी जो ट्रस्ट लैंड्स हैं, जैसे वैक्यू ट्रस्ट की प्रॉपर्टी की लैंड है और बहुत सारी कॉरपोरेशन की लैंड्स हैं लाहौर में और अदरवाइज़ पाकिस्तान में, ये भरी पड़ी है एग्जांपल्स रेलवे की लाइन से। इसमें ये आपकी बात ठीक है कि हाथ के हाथ 5-10 साल बाद आगे ये बिकती रहती है विद दिस केप ऑफ होप कि जी कल को कोई स्कीम आएगी और हमसे वो नॉमिनल से कीमत लेंगे और ये इसकी ओनरशिप मिल जाएगी। पहले तो इस इम्प्रेशन को ज़ाइल करने की ज़रूरत है कि हम इस इम्प्रेशन को ज़ाइल करें कि स्टेट लैंड को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इस कॉन्सेप्ट को बड़ा स्ट्रॉन्गली हमने फ्लोट करना है कि स्टेट लैंड कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। स्टेट लैंड, वंस इट इज़ अ स्टेट लैंड, इट वुड बी रिमेन्ड इन द नेम ऑफ द स्टेट। दूसरी बात यह है कि आज हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं। 21वीं सदी में मॉडर्न डिवाइसेस हैं। आज आप अगर सिर्फ रिपोर्ट कर दें कि एक बंदा इलीगल एक्टिविटी में है और उसका सिर्फ CNIC ब्लॉक कर दें, ना वो अकाउंट खुलवा सकता है, ना वो कोई काम कर सकता है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे मॉडर्न डिवाइसेस हैं, लेकिन इस पर हमने कभी आज तक सोचे नहीं, काम ही नहीं किया कि हम इसके ऊपर काम करें। हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द लॉ कि जो बंदा स्टेट लैंड ऑक्यूपेंट होगा उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसको उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, वो अकाउंट नहीं ओपन कर सकेगा। जिस तरह की हमने बाकी जगह पर पेनल्टीज़ जो पीनल लॉज हैं उसमें डिक्लेयर कर दिया है, इसी तरह से यहाँ पर भी किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर ये हो गया है कि स्टेट लैंड में अगर हम वागुजार कराने जाते हैं, स्टेट वागुजार कराना चाहती है, तो हम मरने मारने पे आ जाते हैं। हम कहते हैं हमारी तो छत छिन रही है जी, हम तो मर जाएंगे या मार देंगे। और बहुत सारे लोग मरे, कत्ल हुए, नाहक कत्ल हुए, उसमें कोर्ट के बैलफ की कार्रवाइयों में हुए, उसमें LDA की कार्रवाइयों में हुए। ये होता रहा। इसका एक अदरवाइज़ आपको टेक्नोलॉजी के एतबार से हल निकालना पड़ेगा। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये रेलवे के मामले में तो बहुत सारी लैंड्स हैं, इरिगेशन की बहुत सारी लैंड्स हैं। अगर इसी एसेट को अगर आप कंसिडर कर लें तो यही अरब रुपए का एसेट है जो इलीगल पोजीशन में। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसकी तरफ तवज्जो दे, वागुजार करने के ऊपर अपनी जो है वो पूरी मेहनत करे, प्रॉपर लेजिस्लेशन करे, मॉडर्न डिवाइसेस को इस्तेमाल करे और वागुजार करा ले। आपके लिए बड़ा मुश्किल है और मैं आपके वसातत से ये कहना चाहूँगा, आप ज़रा मुलाजा कर लें अपना कल्चर। इस वक्त जो हमारी फोर्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ या प्रोटोकॉल्स के लिए हैं या इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए हैं, और प्रोटोकॉल के अलावा या सिक्योरिटी के अलावा हमारे जो ये इदारे हैं ये कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। आप पुलिस के इदारे, आपको जहाँ पर भी लास्ट इवेंट्स में ज़रूरत महसूस हुई, इवन सड़क खाली कराने के लिए आपको रेंजर्स बुलानी पड़ती है, आपको आर्मी बुलानी पड़ती है। इनकी ट्रेनिंग नहीं रही कि ये इस तरह के मामलात में चीज़ों को हैंडल कर सकें और जो इनका हुकूमत की मशीनरी के तौर पे जो रोल है वो अदा कर सकें। दूसरी तरफ ये सिर्फ यहीं पे बात नहीं ख़त्म हो जाती, दूसरी तरफ हमारे पास इलीगल जो है हाउसिंग स्कीम्स का सेटअप होना है। आज जो लाहौर के एतबार से हम मसाइल का शिकार हैं और मसाइल देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है मशरूम ग्रोथ में कॉलोनीज़ का आबाद होना है। ये भी इलीगैलिटी है ना कि एक शख्स के पास एक ज़मीन थी, वो उसके ऊपर एग्रीकल्चर करता था
और वो अर्बन इलाके के साथ लग गई। तो उसने अपनी मर्ज़ी से सुबह उठा, ट्रैक्टर चलाया, उसने गलियां बनाई, प्लॉट काटे और बेच दिए। ना वो गैस देता है, ना वो बिजली प्रोवाइड करता है, ना कोई और एमिनिटी प्रोवाइड करता है, ना वहाँ पर सीवरेज है, और गरीब लोग उसको छोटे छोटे प्राइसेस में ख़रीद लेते हैं। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती रहती है, सालों में वहाँ पर आबादियाँ आबाद हो जाती हैं। आप जनरल हॉस्पिटल में फ़िरोज़पुर रोड की एग्जांपल देखें, जनरल हॉस्पिटल के सामने से लेके ऑनवर्ड्स गज्जू माता तक या काना तक आप चले जाएं, लेफ़्ट साइड पे जितनी भी छोटी सोसाइटीज़ बनी हैं, जहाँ बाद में MPs ने, MNs ने सड़कें बनवा दी, एमिनिटीज़ चली गई, सारा कुछ आ गया, वो कैसे बनी? वो सारी इललेजिटिमेट ग्रोथ, अनप्लान्ड ग्रोथ है, और वही मसाइल का सबब बन रही है। उसके हवाले से भी हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। हमारी हाई कोर्ट ने पिछले दिनों कॉग्निजेंस ली थी, उसके ऊपर कमीशन वगैरह बने थे, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ सरफेस नहीं हुई। देखें आप, हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान नदीम अहमद शेख एडवोकेट। उनका ये कहना था कि आमतौर पर जो सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया जाता है, उस सिलसिले में हुकूमती जो महकमे हैं उनको बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इस सिलसिले में जो एक रवायत चली हुई है कि आमतौर पर लोग एक स्टाम्प के ऊपर एक जगह को दूसरे शख्स को मुंतकिल कर देते हैं और इस सिलसिले में इंतजार करते रहते हैं कि किसी न किसी वक्त उनको शायद इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से पैकेज मिल जाए और उनको इसके मालकाना हुकूक मिल जाए। ये सरासर गलत सोच है और ये इस सिलसिले में कानून में इसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इस सिलसिले में हुकूमती महकमों को भी जो है प्रॉपर और सख्ती से इस सिलसिले में काम करने की जरूरत है। इस सिलसिले में उनकी जानिब से मुतअद्दिद मिसालें भी दी गई मुख्तलिफ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की। तो इस सिलसिले में निजी हाउसिंग सोसाइटी की अहमियत यह है नाजरीन के एक जो मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी है, उसकी पूरी उम्र की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बीवी बच्चों को एक छत फराहम कर सके, और उसकी उसी मासूम ख्वाहिश का इस्तेहसाल किया जाता है इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की जानिब। नाज़रीन, ये देखा गया है कि आमतौर पर सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया जाता है, उसके बाद ऐसी भी शिकायत सामने आती हैं कि सरकारी अराजी पर कब्जा करने के बाद उस पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं इसका जिम्मेदार कौन है। बाबर हयात तारड़ साहब, आप ये बता दीजिएगा कि ये जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि शहरियों से उनकी उम्र भर की जमा पूंजी छीन लेती हैं, उनके खिलाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कार्रवाई कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया इदरीस। ऐसे है कि जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स हैं या जो इर्रेगुलर हाउसिंग स्कीम्स हैं, इनको एग्जामिन करके और रेगुलराइज करने के हवाले से हुकूमत पंजाब ने एक ऑर्डनेंस जारी किया है जिसका नाम है पंजाब कमीशन फॉर इर्रेगुलर हाउसिंग स्कीम्स, ऑर्डनेंस 2021। इसके कमीशन के सरबराह जो हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को मुकर्रर किया जाएगा। उसके बाद वो तमाम हाउसिंग स्कीम्स जो इसके मैंडेट के अंदर आती हैं, उनके हर एक की केस का अलहदा जायज़ा लेके तो ये कमीशन फ़ैसला करेगा कि उसको रेगुलराइज़ करना है और किन शराइत पे करना है। उसके अंदर पूरा एक निज़ाम मौजूद है जिसमें जुर्माने भी हैं, जिसमें कुछ और पेनल्टीज़ भी हैं, तो उसके हिसाब से वो रेगुलराइज़ हो जाएंगे। सो ये तो उसका मैंडेट है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस कमीशन को असिस्ट करेगा 4 तरह से। एक तो ये है कि जो ज़मीन का टाइटल है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़िम्मेदारी होती है। कोई भी हाउसिंग स्कीम बनती है तो सबसे पहले उसके अंदर ज़मीन का टाइटल वो डिटर्मिन किया जाता है कि वो उसके नाम पे मिल्कियत भी है उसके डेवलपर के या उस कंपनी के या उस एक इंडिविजुअल के। दूसरा जो है उसके अंदर कॉन्डोनेशन फ़ी अगर बनती है तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चार्ज करता है। हर एक के सूरत में नहीं बनती, मगर कई जगह पे जहाँ पे साबका स्टेट लैंड जो है उसके प्रोप्राइटरी राइट्स दिए गए हैं तो वहाँ पे वो कॉन्डोनेशन फ़ी भी बनती है। तीसरा ये कि या वहाँ पे जो अबेंडेंड वाटर कोर्सेज़ को नाले खाले रास्ते जो सरकारी होते हैं जिनको ये बंद कर देते हैं और हाउसिंग स्कीम के अंदर ले आते हैं, उसके अंदर हम उसकी बराबर की कीमत और बराबर रकबा ये दोनों जो है किसी एक बड़ी सड़क के ऊपर जो है हम उसके बदले में कॉम्पैक्ट एक प्लॉट लेते हैं और वो फिर स्टेट लैंड बन जाता है और उसका फिर कोई अवामी मसरफ़ हो जाता है। ये 3 चीज़ें तो जो हैं ये एक तरफ हैं। चौथा है टैक्स की वहाँ पे जो है अदायगी वो सही हुई है कि नहीं हुई। किसी ने कोई फाइलों का कारोबार किया है और टैक्स स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी, किसी ने कोई प्लॉटों को आगे पीछे किया है या बेचा है, जो भी किया है और उसमें सरकारी जो है टैक्स वो नहीं दिया,
तो उसको यकीनी बनाना भी बोर्ड का काम है, और वो स्टैम्प ड्यूटी के लिए हमारी ऑडिट टीम्स होती हैं जो कि ऑडिट करेंगी। तो इन 4 मदात में हम इस कमीशन को असिस्ट करेंगे। बाकी ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है वो अंडर द स्टैम्प एक्ट ऑडिट का अब दायरा कार बढ़ाया जा रहा है इंशाल्लाह, और उस दायरा कार को बढ़ने के हवाले से ये है कि जो भी हाउसिंग स्कीम चाहे वो गैर कानूनी है या कानूनी है, उसके अंदर अगर वो जो ख़रीदो फ़रोख्त का काम हुआ है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी या हुकूमत का टैक्स अदा नहीं किया गया कोई भी किस्म का, उसका ऑडिट करके तो हम उनसे उनके रिकॉर्ड को जो है वो टेक ओवर भी कर सकते हैं, और उनका ऑडिट करके उनके ऊपर रिकवरी डाल के वो रिकवर भी कर सकते हैं। बाबर हयात अरड़ साहब, आपने ये तो बता दिया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का किरदार क्या है इस पूरे मामले में। कस्टोडियन हैं आप ऑब्वियसली स्टेट लैंड के, लेकिन ये जो 500 से ज़ायद इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये वो सोसाइटीज़ हैं कि एक आम शहरी पूरी उम्र ख्वाब देखता है कि वो अपना घर बना सकेगा, अपनी वो छत जो है वो अपने बीवी बच्चों को दे सकेगा, लेकिन बाद में ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ आ जाती हैं और वो आम शहरियों को उनकी उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम कर देती हैं। उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? अब देखें जी, जो हाउसिंग स्कीम्स बनाने का जो मैंडेट है वो तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और लोकल गवर्नमेंट का है। मैंने आपको अर्ज़ किया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उसकी फील्ड फॉर्मेशन का तो ये 3 चीज़ें जो हैं, जिसमें टाइटल है, जिसमें कंडोनेशन फ़ी और जिसमें अबंडेंट वाटर कोर्सेज़ वगैरह के हवाले से जो एक कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड है, ये तीनों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इख्तियार है। तो इसके ऊपर तो काम हम रेगुलरली करते हैं, मगर हाउसिंग स्कीम जो है वो उसकी अप्रूवल ये हमारा जो है ज़िम्मेदारी नहीं है, ये किसी और की है। एक चीज़ जो है वो जी अब हम करने जा रहे हैं और वो बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम हो रहा है इंशाल्लाह। गिरदावरी जो है ना जी, वो हमने उसको डिजिटाइज़ किया है। टेस्ट रन हमने कर लिया है तकरीबन कोई 850 मवाज़ात में, और अब जहाँ जहाँ पे ज़मीन की हैयत तब्दील हुई है वो ज़रई रकबा था, और अब उसमें मौके के ऊपर अगर कोई मकान बन गया है या कोई हाउसिंग स्कीम बन गई है या वहाँ पे कोई और कमर्शियल एंटरप्राइज़ कोई आ गई है, तो अब वो हमारे रिकॉर्ड पे आ रहा है और वो बाकायदा GIS मैपिंग के साथ आ रहा है। तो अब उसके हम अलहदा से ततीमे काट के और उसको बाकायदगी से ज़रई रकबा अब शो नहीं किया जाएगा, उसकी हैयत तब्दील जो हो के हम उससे बाकायदा रेजिडेंशियल या बाकी रेट्स जो भी लगेंगे कमर्शियल वगैरह, अब हम वो चार्ज करेंगे। इससे भी एक फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इससे ढेर सारी गैर कानूनी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं जो अप्रूव्ड नहीं हैं और जिनका रेवेन्यू रिकॉर्ड पे वजूद नहीं है, वो अब भी ज़रई रकबे के तौर पे शो हो रहे हैं। वो हमारा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इस साल जब खरीफ की गिरदावरी होएगी तो उस वक्त तक हमारा 100% रिकॉर्ड जो है वो इस हवाले से मुकम्मल हो चुका होगा और डिजिटाइज्ड होगा। उसके बाद उसकी टैंपरिंग भी कोई नहीं कर सकता। ये नहीं है कि वो गिरदावरी का मैनुअल रजिस्टर है, बल्कि ये जो है डिजिटाइज और सेंट्रल स्टोरेज के ऊपर आ जाएगा और इसके हिसाब से डिप्टी कमिश्नर्स एसीज़ को पता होगा कि कहाँ पे हाउसिंग स्कीम है और उसके हिसाब से वहाँ पे टैक्स की नोयत भी बदल दी जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन ये देखा गया है कि एक अनडाउटेडली अगर बात की जाए वज़ीर इमरान खान की हिदायत पर पंजाब में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने एक तारीखी जो है वो सरकारी अराजी को वागुजार करवाना शुरू किया और 1.5 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी आपने वागुजार करवाई है, जिसकी मिसाल जो है तारीख में नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद ऐसी प्रैक्टिसेस भी सामने आई हैं कि एक जगह पर कब्जा होता है, स्टेट लैंड पर कब्जा किया है किसी कब्जा माफिया ने किसी भी मुकामी बासर अफराद ने, और उसको जब छुड़वा लिया जाता है आपकी जानिब से, उसके बाद दोबारा कब्जे की शिकायत भी सामने आती हैं। तो उसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? इंतजामी तौर पर मजीद सख्ती की ज़रूरत है या नई कानून साजी की ज़रूरत को आप बेहतर समझते हैं? ये जो आपने बात की जी, ये कहीं कहीं पे इस तरह हो जाता है, मगर इसकी वजह यह है कि वो जब उसका कब्ज़ा वापस लिया जाता है तो उसका बाकायदा कब्ज़ा हुकूमत के पास रखने का या उसको फर्दर किसी अवामी मफाद के तहत उसका इस्तेमाल में लाए जाने के हवाले से इक़दाम नहीं किए जाते। तो अब जो हमारा कैडेस्टर बन रहा है स्टेट लैंड का, जो इंशाल्लाह हम अगले तकरीबन 2 से 2.5 माह में मुकम्मल कर लेंगे, अब काम उसके ऊपर पिछले चंद माह से जारी है, उसके बाद ये नहीं होएगा। हमारे पास एक हमारा जो सरकारी ज़मीन का खिता है या रकबा है या किता है, उसका डिटेल होएगी सैटेलाइट इमेजरी के साथ, GIS मैपिंग के साथ, और हम उसको किसी भी वक्त चेक भी कर सकते हैं। एक दूसरा हमारा पोर्टल बन चुका है जिसके अंदर स्टेट लैंड जो है जो रिट्रीव हो रही है उसकी पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। तो अब हम किसी भी वक्त ये भी चेक कर सकते हैं कि जो रकबा वागुजार हुआ वो अभी दोबारा तो उसके ऊपर इंक्रोच नहीं हो गया। तीसरा ये जी कि जो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की, ये पॉलिसीज़ एक्चुअली
जो कॉलोनीज़ एक्ट के तहत हैं, ये रूल्स होते हैं मगर उनको कहा उर्फ़ आम में पॉलिसीज़ जाता है। तो ये इनके ऊपर अब पूरी तरह से अमल दरामद हो रहा है। जहाँ जहाँ पे उनको लीज़ आउट करना है मार्केट रेंट के ऊपर ऑक्शन के ज़रिए, वहाँ पे ऑक्शन हो रही है ताकि एक बाकायदा हुकूमत का एक जो है वो लेसी है जो कि हुकूमत से उसने ओपन ऑक्शन में वो लिया है 2 साल 3 साल के लिए और हमें किराया दे रहा है। जहाँ कहीं पे कोई जो है वो उसका प्योर इस्तेमाल है तो हम वो भी कर रहे हैं और उसको प्रपोज़ कर रहे हैं किसी भी पब्लिक मसरफ़ के लिए। तो ये इनके ऊपर अब काम बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से और डिजिटाइज्ड फॉर्म में हो रहा है। पहले सारा मैनुअल था, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल जब ये डिजिटाइज्ड मैपिंग मुकम्मल हो जाएगी, कैडेस्टर बन जाएगा, तो इसके बाद स्टेट लैंड के ऊपर एक हमारी सेंट्रल जो एसेट मैनेजमेंट यूनिट जो बनने जा रहा है इंशाल्लाह इसी अगले माली साल के अंदर, उसके अंदर तमाम डिटेल्स होंगी और फिर इसके अंदर हेरा फेरी या मुकामी तौर पे कोई टेम्परिंग इंशाल्लाह नहीं हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़। उनका ये कहना था कि इस मामले पर जो है पंजाब हुकूमत बहुत सख्त एक्शन ले रही है गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज, और इस हवाले से उन्होंने एक कमीशन की तश्कील का भी बताया है कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस का भी हवाला दिया है कि जिसके असम्बली से पास होने के बाद इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई यकीनी हो जाएगी और जिससे जो है आम शहरियों को भी रिलीफ मिलेगा और जो सरकारी रियासती जो अराजी है उसके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की सरकारी इमलाक पर कब्जे के हवाले से। रियासती अराजी जो ज़रई और गैर ज़रई अराजी और इसके साथ साथ जो हुकूमती महकमों और इदारों की मलकियती जो मुख्तलिफ प्लॉट्स हैं, इसके साथ साथ जो दुकानें हैं, प्लाजे हैं, मार्केट्स हैं, उन पर जब आम शहरियों की जानिब से कब्ज़ा कर लिया जाता है तो इस सिलसिले में हुकूमती महकमों की कारकर्दगी क्या होती है और इसके साथ साथ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की जानिब से जो आम शहरियों के साथ फ्रॉड किया जाता है, इसके हवाले से भी हमने तफसील से बात की। इस सिलसिले में शहरियों का ये कहना था कि हुकूमती जो महकमे हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं, उनकी मिली भगत के साथ आम जो लोग हैं उनको उनकी उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम किया जाता है इन गैर कानूनी नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ की मद में। इसके साथ साथ ये भी कहना था आम शहरियों का, पब्लिक का ये कहना था इस सिलसिले में कि अगर हुकूमती या रियासती मलकियती किसी दुकान पर या प्लाजे पर जब कब्ज़ा कर लिया जाता है, ये मुमकिन ही नहीं है कि उस महकमे के मुलाजमीन की इसमें मिली भगत शामिल ना हो। इसके साथ साथ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब से हमने बात की बाबर हयात तारड़। उनका ये कहना था इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से तमाम तर जो वसाइल उनको बरूए कार लाया जा रहा है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस जो है वो भी जो है वो तैयार कर लिया गया है। कानूनी माहिरीन का इस सिलसिले में ये कहना था कि नई और मौसर कानून साजी की ज़रूरत है जिससे ये जो कब्ज़ा माफिया है इसका हकीकी मानों में जो है खात्मा यकीनी हो सके। आज के प्रेगनेंट पब्लिक के बाद में हमने बात की हुकूमती मलकियती अराजी और दीगर जो इमलाक है उन पर बासर अफराद की जानिब से कब्जे से मुतल्लिक आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।